स्वागत आप सभी का। जो लोग इस प्रीमियर सेशन से जुड़ चुके हैं उनका स्वागत है, साथ ही साथ जो लोग बाद में जुड़ते हैं उनका भी स्वागत है। यहाँ पर हम लोग क्लास 9 मैथमेटिक्स के लेसन 10 जो कि वृत्त पर आधारित है, सर्किल पर आधारित है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है और चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित जो भी प्रमेय है उन प्रमेयों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे और उनके अध्ययन के पश्चात तब इस पर आधारित जो भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए बेटा, तो एम हमारा क्या है? सबसे पहले हमको यह समझना है कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। चक्रीय चतुर्भुज या साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, वृत्त के संदर्भ में आपको बताया था कि वृत्त में होता क्या है। वृत्त में आप जब भी कोई वृत्त खींचते हैं तो वृत्त में एक केंद्र है और इसकी अपनी कोई त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर इसको हम डिफाइन करते हैं COR, मीन्स सर्किल इज द फंक्शन ऑफ सेंटर एंड देयर रेडियस। अब यहाँ पर देखिए, यदि हमने चतुर्भुज कोई इस प्रकार से लिया कि उस चतुर्भुज का जो भी शीर्ष है, यदि किसी चतुर्भुज का शीर्ष, यहाँ पर हमने एक चतुर्भुज लिया है ABCD, यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष किसी वृत्त पर स्थित होते हैं, यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष किसी वृत्त पर स्थित होते हैं, तो ऐसे चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो ये एक सामान्य सी परिभाषा है, जनरल डिफिनीशन है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की। अब यहाँ पर देखिए, वृत्त के अंदर चतुर्भुज का आकार कुछ भी हो सकता है। चतुर्भुज के संबंध में आप जानते हैं कि जब हम किसी चतुर्भुज को पढ़ते हैं तो उस चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, 4 शीर्ष होते हैं, 4 अंतःकोण होते हैं। तो इन सब प्रॉपर्टीज को हम पहले से जानते हैं। हमने कहा कि अब हमने वृत्त के अंदर आप किसी भी आकार का चतुर्भुज ले सकते हैं। यह इसमें आयत के रूप में हो सकता है, यह इसमें वर्ग के रूप में हो सकता है, या किसी अन्य आकृति के रूप में हो सकता है। तो यहाँ पर भिन्न भिन्न आकृतियाँ बनाई गई हैं। इन सभी भिन्न भिन्न आकृतियों में आप देखें, बस केवल इतना आपको ध्यान रखना है कि चतुर्भुज के जो चारों शीर्ष हैं वह किसी न किसी वृत्त पर स्थित होने चाहिए। वृत्त जब कह रहे हैं तो वृत्त कहने का आशय हुआ कि वह वृत्त की परिधि पर स्थित होना चाहिए। अब इसके संबंध में जो पहली प्रमेय है, उस पहली प्रमेय में है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। तो अब सबसे पहले यह जान लीजिए कि सम्मुख कोण किसे कहते हैं। किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में जो आमने सामने के कोण होते हैं, तो कोण A का सम्मुख कोण क्या हो गया? कोण A का सम्मुख कोण C हो गया। इसी प्रकार से कोण B का सम्मुख कोण, यह सम्मुख कोण D हो गया, या वाइस वर्सा, मीन्स यहाँ पर कोण C का सम्मुख कोण A हो जाएगा, कोण D का सम्मुख कोण D हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोण B का कोण D सम्मुख कोण हो गया, कोण A का कोण C। तो पहली प्रमेय इसी पर आधारित है। प्रमेय एक, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल
180 अंश के बराबर होता है। तो इस परिणाम को हम पहले से प्रयोग करते आए हैं। ऐसा नहीं है कि इस परिणाम के बारे में या प्रमेय के बारे में नहीं जानते हैं। इस प्रमेय को हम पहले से प्रयुक्त करते आए हैं। बस केवल यहाँ पर इसके निगमन की प्रक्रिया को देखा जाएगा कि इसको डिराइव्ड कैसे करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे पहले हमने एक यहाँ पर वृत्त बना लेना है और यहाँ पर केंद्र को मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर एक चक्रीय चतुर्भुज बना लीजिए। इस चक्रीय चतुर्भुज की जो चारों शीर्ष हैं वह इस वृत्त पर स्थित होने चाहिए। अब यहाँ पर यह A, B, C और D। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने बताया हुआ है कि जब आपको किसी थ्योरम को प्रूव करना है तो हमको यह देखना है सबसे पहले कि क्या बातें दी गई है और क्या हमने यहाँ पर प्रूव करना है। तो यहाँ पर दिया क्या है, सबसे पहले यहाँ पर दिया है चक्रीय चतुर्भुज ABCD। यह एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, जिसके शीर्ष ABCD वृत्त पर स्थित है। फिर देखिए बेटा, अब हमको सिद्ध क्या करना है, प्रूव क्या करना है, सिद्ध करना है कि सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। तो यहां पर इस प्रकार से दो युग्म आपको मिलेंगे, कोण A प्लस कोण C। तो यहां पर पहला कोण A प्लस कोण C, यह बराबर 180 अंश, और दूसरा यहां पर मिलेगा कोण B प्लस कोण D, यह बराबर कितने के होगा, 180 अंश के बराबर होगा। अब यहां पर देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया या रचना की प्रक्रिया कर लेते हैं। क्या किया, यहां पर A को C से मिला दिया और इसी प्रकार से B को D से मिलाया। A को C से मिलाया तथा B को D से मिलाया। A को C से मिलाया तथा B को D से मिलाया। अब इसको यहाँ पर मिलाने की प्रक्रिया कर देते हैं। यहाँ पर यह विकर्ण खींच देते हैं A से C तक, और इसी प्रकार से यहाँ पर B से D तक, यह हमने मिला दिया इसको। अब जैसे ही यह मिलाने की प्रक्रिया हो गई, तो अब मिलाने की प्रक्रिया में देखिए बेटा, कोण ADB और ACD। अब यह याद रखिए, सबसे पहले इसके पहले थ्योरम बताया है कि एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। तो यहाँ पर इस बात को आपको याद रखना है, पहले सत्यापन या प्रूफ। एक ही वृत्तखंड के सेगमेंट के कोण आपस में बराबर होते हैं। एक ही सेगमेंट के कोण आपस में बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा बाबू, यहाँ पर यह डबल लाइन लगा दिया। यहाँ पर इसको देख लीजिए, एक बार इसको यहाँ से इस तरह से मिटा देते हैं आपको समझने के लिए। अब देखिए, यह दोनों कोण एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। तो इसका मतलब कोण ADB और कोण ACB, यह दोनों जो है एक ही वृत्तखंड के कोण है, इसलिए बराबर हो जाएंगे। तो पहला यहाँ पर
यहाँ पर हो गया कोण ए सी बी, यह बराबर हो गया कोण ए डी बी के, कोण ए डी बी के। क्यों हो गया? ये एंगल्स, देखिए एंगल्स का निशान, एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट, एक ही वृत्तखंड के, एक ही वृत्तखंड के कोण है। ठीक, अब इसको यहाँ पर पुनः मिला दिया। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए बेटा, इसी प्रकार से देखते हैं। अब यहाँ से इसको इस तरह से हटा देते हैं। यह देखिए, अब यहाँ पर देखिए कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, यहाँ पर बनने वाला कोण, यहाँ पर बनने वाला कोण और यहाँ पर बनने वाला कोण, यह इस जीवा BC के रेफरेंस में एक ही वृत्तखंड के कोण है, एक ही सेगमेंट के कोण है। तो यहाँ पर कोण BAC, कोण BAC यह बराबर हो गया कोण BDC के, कोण BDC के। यह भी क्या है? यह एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट्स, एक ही वृत्तखंड के यह भी कोण हो गए। अब यहाँ पर बात समझ में आपको आ गई होगी। यहाँ पर भी अब इसको मिला दे रहे हैं। तो हमने अब यह देख लिया कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर हैं। अब यह जो दोनों समीकरण मिला हुआ है, इन दोनों समीकरण को आपस में जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हो गया उपरोक्त दोनों को आपस में जोड़ने पर, तो ये हो गया कोण ACB प्लस कोण BAC, बायां पक्ष की तरफ जुड़ गया, यह बराबर हो गया कोण ADC, कोण ADB प्लस कोण BDC। अब यहां पर देखिए बेटा, कोण ACB प्लस कोण BAC यहां पर बनने वाला कोण और यहां पर बनने वाला कोण। अब क्या करें? अब यहां पर दोनों पक्षों में कोण, अब इस कोण को, यहां पर जो कुल कोण यहां पर बन रहा है, यह कोण यहां पर जोड़ दिया जाए। ABC, दोनों पक्षों में कोण ABC जोड़ने पर, दोनों पक्षों में कोण ABC जोड़ने पर, और यह समीकरण 1 कर लीजिए। तो अब समीकरण 1 में, यहां पर समीकरण 1 में अब यहां पर जोड़ने की प्रक्रिया कर लीजिए। कोण ACB प्लस कोण BAC प्लस कोण ABC, यह बराबर हो गया कोण ADB, कोण ADB प्लस कोण BDC प्लस यहाँ पर हो गया कोण ABC। अब ये देखिए बेटा, ADB यहाँ पर बनने वाला कोण, यह कोण यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कोण ADB प्लस कोण BDC यहाँ पर यह वाला कोण। अब ये देखिए, यह दोनों मिलकर के किसके बराबर हो गया? यह दोनों मिलकर के अब बराबर हो गया इस कोण ADC के, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। तो यह अगर एक साथ कर दे रहे हैं तो अब यह बराबर हो गया
कोण ADC, कोण ADC प्लस कोण ABC के बराबर हो गया। अब देखिए बेटा, अब बाएं पक्ष को देखिए, यहां पर इस त्रिभुज के संबंध में यह कोण और यह कोण, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल यह बराबर 180 अंश होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बायां पक्ष में जो कुछ भी लिखा गया है, इस बायां पक्ष में यह इस त्रिभुज ABC के तीनों अंतःकोणों का योगफल है। तो यहाँ पर यह हो गया 180 अंश बराबर, और यहाँ पर आ गया कोण ADC प्लस कोण ABC के। अब यह देखिए बाबू, यहाँ पर ADC यह कोण D के बराबर है और ABC यह कोण B के बराबर है। दिस इम्प्लाइज दैट 180 अंश बराबर हो गया कोण D प्लस कोण B के, या कोण D प्लस कोण B यह बराबर हो गया 180 अंश के। तो ये पहली बात हमने निकाल लिया कि सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। तो ये यहाँ देखिए मिल गया, पहला प्रूफ यहाँ से मिल गया, फर्स्ट प्रूफ यहाँ पे मिल गया हमको, यहाँ से पहला प्रूफ हमको मिल गया। अब आप जानते हैं किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल, किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितने के बराबर होता है? यह 360 अंश के बराबर होता है। तब इस दशा में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D यह बराबर कितना हो गया? 360 अंश के। अब यहाँ पर देखिए, यह हो गया कोण A प्लस कोण C कर लीजिए, प्लस अब B और D समीकरण 2 में हमको मालूम हो गया है कि कोण B प्लस कोण D यह एक साथ कर लिया और यह 360 अंश के बराबर है। या अब यह हो गया कोण A प्लस कोण C प्लस अब कोण B प्लस कोण D यह कितने के बराबर है? 180 अंश के बराबर है। यह बराबर हो गया 360 अंश के। तब देखिए, अब यहां पर अब इसका मान निकल जाएगा, इसलिए कोण A प्लस कोण C बराबर हो गया 360 अंश माइनस 180 अंश, या कोण A प्लस कोण C बराबर यहाँ पर आ गया 180 अंश। तो अब ये देखिए, यह दूसरा प्रूफ हो गया, यह सेकंड प्रूफ हो गया, यह सेकंड प्रूफ हो गया। और यही हमको सिद्ध करना था कि सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। समीकरण 2 और समीकरण 3 में हमने प्रूफ कर दिया कि जब हम कोई चक्रीय चतुर्भुज लेते हैं तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर। चक्रीय चतुर्भुज से ही संबंधित जो दूसरी प्रमेय है उसमें कह रहा है कि यदि एक चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक युग्म या जोड़ा या पेयर का योगफल 180 अंश के बराबर हो तो वह चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज
होगा। इसका मतलब जो पहले प्रमेय में हमने स्टेटमेंट दिया था उस पहले प्रमेय के स्टेटमेंट का ठीक यहाँ पर जो है वाइस वर्सा है या ठीक विपरीत है, विलोम है। वहाँ पर हमने चक्रीय चतुर्भुज लेकर के पेयर ऑफ एंगल्स या सम्मुख कोणों के योगफल को हमने निकाला था कि 180 अंश के बराबर है। यहाँ पर दे रहा है कि चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर अगर है तो यहाँ पर हमने प्रूफ करना है कि यह चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा दिया क्या है, यहाँ पर दिया है, गिवन है पहली बात कि चतुर्भुज यहाँ पर ABCD, यह चतुर्भुज ABCD दे रहा है। कह रहा है ना कि यदि किसी चतुर्भुज के, तो चतुर्भुज ABCD हो गया, फिर सम्मुख कोणों का एक युग्म। तो यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं कोण B प्लस कोण D यह बराबर 180 अंश। तो सम्मुख कोणों के एक युग्म का या एक जोड़े का योगफल 180 अंश के बराबर है। अब हमको सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है, टू प्रूव यहाँ पर अब सिद्ध करना है हमको कि चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। यह एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, ये हमने सिद्ध करना है। अब यहां पर देखिए बेटा अब यहां पर सत्यापन की प्रक्रिया को देखते हैं कि किस प्रकार से यहां पर सत्यापन की प्रक्रिया होगी। सबसे पहले देखिए कि हमको सिद्ध करना है कि चक्रीय चतुर्भुज है। अब यह मान के चलें कि माना चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। यह सबसे पहले मान लिया हमने कि यह चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। अब देखिए बेटा, तो अब अगली प्रक्रिया क्या होगी? अगली प्रक्रिया में आप जानते हैं कि किन्हीं तीन असंरेखी बिंदुओं से एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो माना वृत्त तीन असंरेखीय बिंदुओं A, B व C से होकर जाता है। माना वृत्त तीन असंरेखी बिंदुओं A, B व C से होकर के जाता है। तो अब यहाँ पर इस प्रकार से हमने पॉइंट्स ले लेना है। सबसे पहले कि यह भाई A हो गया, यह B हो गया और अगला कोई पॉइंट हमने यहाँ पर C ले लिया है। अब इसके लिए नियम आप जानते हैं कि तीन असंरेखी बिंदु अगर होते हैं तो उन असंरेखी बिंदुओं से होकर के जाने वाला वृत्त किस प्रकार से खींचते हैं। सबसे पहले AB रेखा का लंबार्धक खींच लेते हैं, फिर BC रेखा का लंबार्धक खींच लेते हैं और जहाँ पर इन दोनों के लंबार्धक एक दूसरे को काटते हैं उन्हीं से जो है होकर के यह वृत्त खींचा जाता है। तो यह तीन बिंदु यहाँ पर हो गए। यह A, B और C तीन असंरेख बिंदु हैं जिनसे वृत्त होकर के जा रहा है। तो हमने माना कि माना वृत्त तीन असंरेखी बिंदुओं A, B, C से होकर के जाता है। अब यहाँ पर अगली बात हम ये कह रहे हैं कि माना वृत्त चतुर्भुज के बिंदु D से होकर नहीं जाता है। माना यह जो वृत्त है वह चतुर्भुज के बिंदु D से होकर के नहीं जाता है। तो अब ये हमने मान लिया कि इसका जो D बिंदु है वह D बिंदु भैया कहीं बाहर स्थित है। यहाँ पर अब इसको D डैश के रूप में ले लिया कि अब यह कहाँ से होकर के जाएगा, यह D डैश बिंदु से होकर के जाएगा। तो माना वृत्त चतुर्भुज के बिंदु D से होकर के नहीं जाता है,
अन्य किसी बिंदु डी डैश से होकर जाता है। तो अगर यह चतुर्भुज अब इस बिंदु से होकर के जा रहा है तो इसको यहां से मिलाएंगे। अब देखिए यहां पर डी डैश को इस प्रकार से ए से मिला देंगे, इसी प्रकार से अब सी को डी डैश से मिला देंगे, सी को डी डैश से मिला देंगे। यह देखिए अब यह हो गया ना, यह चतुर्भुज ए बी सी और डी डैश हो गया। तो यहीं पर ध्यान दीजिए कि माना वृत्त चतुर्भुज के बिंदु डी से होकर के नहीं जाता है, अन्य किसी बिंदु डी डैश से होकर के जाता है। तो अब डी डैश को ए से तथा सी को डी डैश से मिला दिया। जब हम सी को देखिए, सी को डी डैश से मिला रहे हैं तो यह वृत्त को किसी बिंदु पर काट रहा है, इसको हम मान ले रहे हैं डी। तो इस प्रक्रिया में सी डी डैश रेखा वृत्त को डी बिंदु पर काटती है, यह डी बिंदु पर काटती है। अब क्या करें, अब अगली प्रक्रिया में यहां पर डी को ए से मिला दें, यहां पर डी को ए से इस प्रकार से मिला दिया डॉटेड लाइन से। तो डी को ए से मिलाया, डी को ए से मिला दिया। यह इतनी ही प्रक्रिया इसमें समझना है, और जब इतनी प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएगी तब प्रक्रिया आसान हो जाएगी। अब देखिए क्या दिया गया है हमको, यहां पर दिया गया है कि कोण बी प्लस कोण डी यह बराबर 180 अंश के है। यह गिवन है, यह पहले से दिया गया था। लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा कि भैया यहाँ पर यह बी और यह डी डैश, यह दोनों, क्योंकि इसको हमने चक्री माना है, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, तो यहाँ पर कोण बी प्लस कोण डी डैश यह बराबर भी क्या होगा 180 अंश के, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का यह योगफल होता है। तो सम्मुख कोणों का योगफल, इसका मतलब है कि यह B और D, क्योंकि अब वृत्त हमने यह माना है कि यह D से नहीं जा करके यह D डैश किसी बिंदु से होकर के जाएगा। तो अगर D डैश किसी बिंदु से होकर के जाएगा तो जो प्रमेय 1 में हमने सिद्ध किया है कि सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है, तो वही बात यहाँ पर लग गई। अब यहाँ पर देखिए दोनों का दाहिना पक्ष बराबर है, इसका मतलब ये हो गया दिस इम्प्लाइज दैट एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू हो गया एंगल B प्लस एंगल D डैश, इसके बराबर हो गया। अब देखिए यह B से B कट गया, यहाँ पर एंगल D इज इक्वल टू एंगल D डैश हो गया। अब यह देखिए बेटा, बार बार इसको, इसके पहले भी आपको समझाए हुए थे। अब यहाँ पर यह त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज क्या है ADD डैश। अब यह देखिए यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है त्रिभुज ADD डैश में। अब ये देखिए यहां पर जो कोण बन रहा है, क्योंकि इस डी डैश डी रेखा को आगे की तरफ बढ़ाया गया है, तो यह इसका बहिष्कोण है, यह देखिए यह कोण बहिष्कोण हो गया। तो अब किसी भी त्रिभुज की यदि किसी भुजा को क्रमिक रूप से आगे बढ़ाया जाए
तो इस प्रकार से बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख कोणों इसके और इसके योगफल के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या मिल रहा है हमको, यहां पर मिल रहा है कि कोण D और कोण D', यह कोण और यह कोण आपस में बराबर हो रहे हैं। तो यहां पर समीकरण 1 या समीकरण A से देखते हैं कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल D', जो कि संभव नहीं है। अब क्यों संभव नहीं है? क्योंकि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण कभी भी किसी त्रिभुज के एक अंतः अभिमुख कोण के बराबर नहीं हो सकता है। क्योंकि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण कभी भी किसी त्रिभुज के एक अंतः अभिमुख कोण के बराबर नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि यह D' के बराबर तभी होगा जब यह यहीं पर होगा। इसका मतलब यह संपाती होगा। अतः एंगल D बराबर एंगल D' तभी होगा जब D व D' दोनों बिंदु संपाती होंगे, मतलब एक ही बिंदु पर होंगे। तो जब यह संपादी हो जाएंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमने माना था कि यह D' बिंदु बाहर कहीं पर स्थित है वह यहीं पर स्थित होगा। दिस इम्प्लाइज दैट चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो इतनी बात आपको समझना है, तब आप इस बात को समझ पाएंगे कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक युग्म का योगफल 180 अंश के बराबर है तो वह चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज। अब यहाँ पर प्रमेय 3 में देखिए बेटा, करा कि किसी चक्रीय चतुर्भुज की किसी भुजा को आगे बढ़ाने पर बना बहिष्कोण अंतः अभिमुख कोण के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर दिया क्या गया है? यहाँ पर दिया है चक्रीय चतुर्भुज ABCD, चक्रीय चतुर्भुज ABCD। यह एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। फिर आगे इसकी भुजा AB को E तक बढ़ाया गया है। इसकी भुजा AB को E तक बढ़ाया, इसको E तक बढ़ाया गया है। तो अब यहाँ पर बहिष्कोण क्या बन रहा है? यहाँ पर यह बहिष्कोण बन रहा है CBE बन रहा है। तो हमको क्या करना है? बहिष्कोण अब सिद्ध करना है। हमको सिद्ध करना है कोण CBE यह बराबर होगा CBE अंतः अभिमुख कोण के। तो यहाँ पर अंतः अभिमुख कोण यह ADC के बराबर है। तो यहाँ पर यह हो गया, यह कोण ADC के बराबर हमको सिद्ध करना है। इतनी बात यहाँ पर करना है। अब ये देखिए बेटा, सत्यापन।
देखिए यह ए बी ई एक सरल रेखा है, या ए ई एक सरल रेखा है। अगर यह सरल रेखा है तो इसका मतलब है कि यहां पर बनने वाला कुल कोण कितने के बराबर हो जाएगा, 180 अंश के बराबर हो गया। इसका मतलब हो गया कोण ए बी सी, कोण ए बी सी यह कोण प्लस फिर सी बी ई, कोण सी बी ई यह कितने के बराबर हो गया, 180 अंश। और कहां से यह हमको मिल गया, कोणों के रैखिक युग्म से। जो कोणों का लीनियर पेयर हमने पढ़ा हुआ है, तो कोणों के रैखिक युग्म से यह बात हमको पता चल गई। फिर देखिए बेटा, यहां पर कोण ए बी सी, कोण ए बी सी यह किसके बराबर है, यह ए डी सी के, यह प्लस यहां पर ए डी सी प्लस कोण ए डी सी यह बराबर भी कितना है, 180 अंश। क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहां पर यह चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी से इस चक्रीय चतुर्भुज से, अब देखिए बेटा दोनों का दाहिना पक्ष बराबर है, राइट हैंड साइड बराबर है। इसका मतलब है कि इन दोनों का बायां पक्ष भी बराबर होना चाहिए। तो उपरोक्त दोनों समीकरणों से अब यह हो गया कोण ए बी सी प्लस कोण सी बी ई यह बराबर हो गया कोण ए बी सी, कोण ए बी सी प्लस कोण ए डी सी के। अब देखिए बेटा कोण ए बी सी इधर भी है, कोण ए बी सी इधर भी है, कैंसिल हो गया। इसलिए कोण सी बी ई यह बराबर हो गया कोण ए डी सी के बराबर। और यही हमको प्रूफ करना था कि यहाँ पर बनने वाला जो बहिष्कोण है यह इस अंतः अभिमुख कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए सी बी ई यह बराबर हो गया ए डी सी। तो इन तीनों प्रमेयों को जब अच्छी प्रकार से आप समझ लेंगे, अच्छी प्रकार से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तब जाकर के आप प्रश्नावली के प्रश्नों को अच्छी प्रकार से लगा पाएंगे।